नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, जो लोग भी इस भारतीय अवाम ताकत दल के YouTube के वीडियो को देखते होंगे तो उनको अनुभव आता होगा कि जहां एक और भारतीय अवाम ताकत दल पूरे देश के लोगों को भारतीयता के आधार पर एक करने के लिए और पूरे देश में भारतीयता का माहौल लाने के लिए अभी सीमित साधन सोशल मीडिया के YouTube के वीडियो के पैगाम के माध्यम से प्रयासरत है। वहीं दूसरी ओर जो माहौल है, जो हमारे भारतीय समाज को विखंडित करके, विघटित करके जो शक्तियां अपनी जिसको कहते हैं राजनीति चलाते हैं, ओट और सत्ता हथियाने की साजिश चलाते हैं और उसी के इर्द गिर्द जो है ये मीडिया भी चक्कर लगाता है, उसी के इर्द गिर्द जो है ये उसके पत्रकार लोग जो है चक्कर लगाते हैं और भी माहौल उसी में वो रचा बसा है और संस्थाएं भी, जो संस्थाएं हैं हमारी, उसी के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही हैं। वातावरण कुछ ऐसा ही ये बनाया जा रहा है और इस वातावरण की एक विशेषता है कि इसमें जो अपने मुल्क के साथ जो दुश्मनी कर रहे हैं, शत्रुता कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। देखिए, ये बात मैं क्यों कर रहा हूं और ये बात क्यों कही जा रही है कि आप सभी लोग, आप हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, जरा हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारे शहीद आजम भगत सिंह, हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे अमर शहीद अशफाकुल्ला, हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस, हमारे अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, हमारी अमर शहीद श्रीमती रानी गंडलू, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा इत्यादि, जिनकी कुर्बानी और शहादत की बदौलत इस मुल्क को आज़ादी मिली है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। और इन कांग्रेसी चमचों के द्वारा नहीं, ये कांग्रेसी चमचे जो है अंग्रेजी सरकार के मुखबिर रहे, दलाल है, चमचे रहे, तो इनकी बदौलत में तो जिनकी कुर्बानी शहादत की बदौलत ये मुल्क को आज़ादी मिली, हमको आपको आज़ादी मिली, उनके दृष्टिकोण से आप देखिए
तो आपको स्पष्ट होगा कि ये ताकतें जो है वो कितनी खतरनाक है। और देश भूला नहीं है हमारे उस परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस आह्वान को कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा। यह आह्वान बहुत कुछ कहता है। वो कहता है कि भाई आजादी का उपभोग करने के पहले आप मानसिक रूप से त्याग बलिदान करने के लिए तैयार होइए। ये बहुत बड़ा संदेश है। अब चूंकि लोग कहते हैं कि आजादी बड़े सस्ते में मिल गई, इसलिए लोग आजादी की कीमत नहीं कर रहे, हो सकता है। तो इस माहौल की विशेषता यह है कि जो इस देश के साथ गद्दारी कर रहा है, जनता तो कुछ, हमारी जो आदरणीय अवाम तो कुछ समझ भी रही है, और उसके विषय में चूंकि भारतीय जनता दल तमाम तथ्य जो है अपने आदरणीय भारतीय अवाम अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के समक्ष, अपने आदरणीय भारतीय अवाम के समक्ष वो रख रहा है और रख चुका है और रखता आ रहा है। तो उसके कारण भी यह स्पष्ट हो रहा है कि ये जो राजनीतिक दल हैं और उनमें जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनको जो है ये सब न तो गद्दार कह रहे हैं और न तो वो गद्दार के रूप में, देश के गद्दार के रूप में जनता के सामने यानी बेनकाब हों और जनता उनको पहचाने। मतलब जनता के सामने, हमारी भारतीय आवाम के सामने वो बेनकाब ना हो और जनता भी उनको एक देश के गद्दार के रूप में न पहचाने, इसकी साजिश ये राजनीतिक दल कर रहे हैं। राजनीतिक दलों से हमारा देश जो है बहुत परेशान है। एक तो जो है इनका भ्रष्टाचार, इनके द्वारा चला हुआ जातिवाद, इनके द्वारा चला हुआ समाज को विखंडित करने वाला जातिवाद, समाज को विखंडित करने वाला जो है वो संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता, इनके द्वारा चला हुआ जो है प्रांतवाद और भाषावाद, इनके द्वारा चला हुआ क्षेत्रवाद, समूहवाद, और फिर इसके बाद भ्रष्टाचार, लूट, और संस्थाओं को अपने स्वार्थ के अनुसार उसका दुरुपयोग, उसको घुमाना, उसको वो स्क्रू करना या उसकी आर्म ट्विस्टिंग करना। तो ये अभिशाप है वो जो है राजनीतिक दलों के द्वारा। और अब तो देश के खिलाफ गद्दारी भी करिए तब भी कोई राजनीतिक दल जो है उसको गद्दार नहीं कहता है। और सबसे बड़ी विडंबना, ये एक ऐसी पार्टी है जो अपने राष्ट्रवादी होने का दम भरती है और उसके आधार पर वोट बटोरती है, सत्ता हथियाती है और 2 बार लगातार सत्ता में भी आई है राष्ट्रवाद के नाम पर। वो राष्ट्रवादी पार्टी जो है देश के गद्दारों को गद्दार नहीं करती है। ये दुखड़ा देश को है। वर्णन सब करेगी लेकिन गद्दार नहीं कहेगी। अभी चीन के मामले में जो चीन के साथ जो कुछ भी झड़प हुई, और चीन के साथ जब भी वाकया होता है, चाहे लद्दाख का मामला हो, चाहे डोकलाम का मुद्दा हो, चाहे ये गलवान का हो, चाहे ताइवान, चाहे तवांग का मामला हो, ये जो गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस है, ये नेहरू के पाप को ढकने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में देखती है और इसीलिए उसका इस्तेमाल करती है। वो इस तरह से प्रयास करते हैं कि मोदी जी ने
चीन को घुसा दिया, मोदी जो चीन के आगे झुक गए, जो है इस तरह का जो प्रयास है, हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन वो इस बात को समझे, बीजेपी वाले भी समझे कि वो जो गद्दार था वो नेहरू, और जिसने अपने देश की जमीन दुश्मन चीन के हाथों में सौंपी, और सन 62 के पहले जो है 1959 में ही जो है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू भारत की सीमा में चीनी सेना को घुसवाया, एक विश्वासघाती नारा कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगवा करके, वो विश्वासघाती हिंदी चीनी भाई भाई का नारा वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को बुला करके एक और वो यह विश्वासघाती नारा लगवा रहा था, और दूसरी ओर जो है चीनी सेना को भारत के अंदर घुसवा रहा था। और देश ने जब पूछा कि भाई कि ये क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि नहीं हमको जानकारी है, और हमने चीन के नेताओं से बात कर ली है, चीनी सेना वापस हो जाएगी। ऐसा इसने झूठ बोला, उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने झूठ बोला कि चीन की सेना वापस हो जाएगी। वही चीन की सेना जो है वापस नहीं हुई, और आज जो है इस समय जो है वो ये जीएनपीसी के गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के वो कौन है प्रबोध कृष्णम, और तो वो आकर के टीवी चैनलों पर कहता है कि जब उन्हीं का एक एमपी कहता है कि चीन की सेना घुसी है, तो बाद में स्पष्ट होता है कि भाई उसने ये कहा था कि चीन की सेना घुसी हुई है उस गद्दार नेहरू के जमाने की, इस समय नहीं। तो सवाल इस बात का है कि उस समय की सन 1959 में ही जो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने चीन की सेना को जो है नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो कि इस समय आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसमें घुसवाया था। और वो नेफा या अरुणाचल प्रदेश में जो चीन की सेना 1959 में घुसी थी, आज की तारीख में उस चीन ने वहां पर एक आवासीय क्षेत्र कॉलोनी बसा लिया है, और उससे संबंधित जितनी आधारभूत सुविधाएं हैं उसको भी स्थापित कर दिया। आधारभूत सुविधा मतलब जितने उससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बना दिया है। और उसी का फोटो जो है अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी नासा है उसने फोटो लिया, उस फोटो को उसने वायरल किया, और उस वायरल फोटो पर फिर ये गद्दार राहुल गांधी कहता है कि मोदी ने चीन को घुसा दिया। और फिर ये कायर बीजेपी वाले ये नहीं कह पा रहे हैं कि ये जो फोटो नासा वायरल किया हुआ है, यह तुम्हारे बाप के नाना गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी का जीता जागता नमूना है। तो इस गद्दार जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज के आगे ये जो बीजेपी वाले जो है वो भीगी बिल्ली बन करके, कायर बन करके उसके आगे जो है इस तरह से पेश आते हैं कि लगता है कि गलती जो है वो बीजेपी की है, गलती जो है इस जीएनपीसी वालों की नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ी साजिश है कि इतना सब कुछ सह करके ये जीएनपीसी को बचाते क्यों हैं। तो कोई नहीं बल्कि वो जो कानून मंत्री किरण रिजिजू ने क्या लीपापोती उसमें किया और तमाम वो पवारा गा गया, लेकिन ये नहीं कहा कि जिस नासा के फोटो को देख करके राहुल गांधी कह रहा है कि मोदी जी ने चीन को घुसवा दिया
अब हमारे देश में या अरुणाचल प्रदेश में, वह उसके बाप के नाना गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी का जीती जागती मिसाल है, या उसी का ये पाप जो है इसमें वो बोल रहा है, गद्दारी का पाप। तो इतना वो बीजेपी वाले नहीं बोल पाए, और न वो बोलना चाहते हैं। देश का दुखड़ा इसी में है। और सिर्फ यानी किरण रिजिजू का ही सवाल नहीं है। ये प्रवक्ता जो है, जो इनका सुधांशु त्रिवेदी है, वह भी, यानी कोई भी ऐसा तथ्य जो है, और ये तमाम तथ्य जो है भारतीय जनता दल ने बहुत पहले वो रख चुका है। और हर एक तथ्य जो है इस राहुल गांधी की भारत के खिलाफ गद्दारियों के विषय में है। वो जैसे डोकलाम का मुद्दा, डोकलाम का मुद्दा जब था, जबकि माने भारत की सेनाएं और दुश्मन चीन की सेना आमने सामने लगभग 2.5 महीने से ऊपर वो डटी हुई थी, तब ये राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से चोरी छुपे रात के अंधेरे में मिलता है। अब सवाल है कि इस तरह की जो उसकी करतूत है राहुल गांधी की, ये करतूत की, उसके विषय में ये बीजेपी वालों से, और खास करके ये जो है जो बीजेपी वालों से, खास करके सुधांशु त्रिवेदी से ये प्रश्न है, सीधा सवाल है कि क्या इसको आप देश के खिलाफ गद्दारी नहीं मानते हैं? और यदि, और जिसमें कि दुश्मन चीन के साथ, दुश्मन चीन की सेना और हमारी सेना जो आमने सामने डटी हुई है, और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, उस समय भी कोई इस देश का व्यक्ति जो है दुश्मन चीन के राजदूत से, वो भी चोरी छुपे और रात के अंधेरे में मिलता है। तो सुधांशु त्रिवेदी महोदय, जरा देश को बताइए या बताइए कि या कह दीजिए कि ये गद्दारी नहीं है। देश के लोग जान रहे हैं कि ये गद्दारी है, लेकिन आप उसको गद्दार नहीं कर रहे हैं। यही आपका भारत के खिलाफ ये इस तरह की वो साजिश चल रही है, सिर्फ सत्ता के लिए। सुधांशु त्रिवेदी महोदय जो है 2008 में जो इस राहुल गांधी ने दुश्मन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जो समझौता किया, उसका भी वर्णन करते हैं। तो जो दुश्मन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जो समझौता करता है, सुधांशु त्रिवेदी महोदय, आप अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, और उस राष्ट्रवाद को धिक्कार है, कि वो धिक्कार है जो कि राहुल गांधी की इस करतूत के लिए राहुल गांधी को गद्दार नहीं बोलता है। तो सुधांशु त्रिवेदी महोदय, आपके राष्ट्रवाद को धिक्कार है। आप ये भी बोलते हैं कि इनकी जो है वो, उसने जो है राहुल गांधी ने रिश्वत भी लिया चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से, $800 मिलियन, $8 मिलियन का रिश्वत भी लिया राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए, ये आप कहते हैं। लेकिन तब भी राहुल गांधी को आप गद्दार नहीं कहते हैं। तो इसलिए आपके और मोदी जी के और बीजेपी वालों के राष्ट्रवाद को धिक्कार है। और उसी रिश्वत के चलते, उसी दुश्मन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जो रिश्वत जिसने लिया था इस गद्दार राहुल गांधी ने, उसी के चलते जो है 26/11 का आक्रमण होता है हमारे वहाँ पर, जो ताज होटल है मुंबई में, और उसका बदला लेने के लिए हमारी वायु सेना बिल्कुल यानी तैयार थी। उसको जो है यही सब जो है राहुल गांधी मंडली
ने वायुसेना को अनुमति नहीं दिलाने दिया मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री था उसके जरिए, सिर्फ इसलिए कि इस गद्दार राहुल गांधी ने दुश्मन चीन से रिश्वत लिया था। और खुलासे तो ये भी आए हैं कि 26/11 का जो आक्रमण, जो आतंकवादी जो हमला हुआ था, तो उस हमले के पहले पाकिस्तान बहुत डर रहा था। कि इस तरह का हम हमला करें या न करें। तो वो चीन से बात किया, तो चीन ने उसको आश्वासन दिया कि अरे तुम आतंकवादी हमला करो, और हमारी जो है वो डील हो चुकी है राहुल गांधी से। वो भारत आप पर जो है वो भारत आप पर पलट करके आक्रमण नहीं करेगा। तो चीन से इशारा मिलने के बाद ही, और चीन इतना आश्वस्त था कि उसने चूंकि रिश्वत दे रखी है इस गद्दार राहुल गांधी को, तो भारत पर आतंकी हमला होने के बावजूद भी, और हमारी वायुसेना उसका बदला लेने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार होने के बावजूद भी, ये गद्दार राहुल गांधी जो है वो वायुसेना को अनुमति देने नहीं दिया, जो है इनको मनमोहन सिंह के जरिए। और मनमोहन सिंह से कहलवाया, मनमोहन सिंह से जब ये बराक ओबामा उसमें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो उन्होंने कहा कि भाई जब आपकी वायुसेना बिल्कुल तैयार थी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए 26/11 के आतंकी हमले के बदले में, तो आपने वायुसेना को अनुमति क्यों नहीं दिया उसको। तब उसी मनमोहन सिंह से कहलवा दिया ये राहुल गांधी। तो क्या कहलवाया कि हमने अनुमति इसलिए नहीं दिया कि पाकिस्तान पर आक्रमण से जो है हमारे भारत के कुछ तबकों को बुरा लगता। वो इनडायरेक्टली मनमोहन ये कह रहा था कि पाकिस्तान पर जब हमला भारत करेगा तो हमारे देश के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन उसका विरोध करेंगे। इनडायरेक्टली या अपरोक्ष रूप से जो है वो मनमोहन सिंह ये कह रहा था, उसके कहने का तात्पर्य था कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की भारत के प्रति वफादारी के जो है भारत के प्रति वफादारी को कलंकित कर रहा था मनमोहन सिंह। हमारे भारत के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो कई बार साबित कर चुके हैं, और हमारे देश को और भारतीय जनता दल को और मोदी जी भी कह चुके हैं कि हमारे इन जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, इनकी मुल्क परस्ती पर, इनकी देशभक्ति पर पूरे मुल्क को नाज है। ये कुछ देखिए शरारती तत्व, कट्टरवादी तत्वों की गतिविधि आप छोड़ दीजिए, उसको छोड़ करके बाकी हमारा जो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन है, उनकी मुल्क परस्ती, उनकी देशभक्ति पर पूरे मुल्क को नाज है, यह स्थापित है। तो मैंने इसी तथ्य पर जो है, इसी तथ्य को, इसी हकीकत को कलंकित करने के लिए ही जो है वो मनमोहन सिंह बोल रहा है कि यदि हम पाकिस्तान पर आक्रमण करते तो हमारे समाज के क्या एक तबका, मतलब वही इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का तबका बुरा मान जाता, अच्छा नहीं लगता उसको।
तो किस किस तरह से ये सब जो है, ये जेएनपीसी देश के साथ गद्दारी करती रहती है और उसका इल्जाम जो है इधर उधर फेंकती रहती है। तब भी ये बीजेपी वाले न तो मनमोहन को, न तो राहुल को, न तो जवाहरलाल नेहरू को गद्दार तक नहीं बोलते हैं। तो आज देश देख रहा है कि आखिर ये बीजेपी का राष्ट्रवाद है कैसा। बीजेपी के राष्ट्रवाद का मतलब यह है कि देश के गद्दारों को गद्दार न करना और उनकी गद्दारी के पापों को भी ढकना और देश के सामने वो गद्दार के रूप में बेनकाब न हो, इसकी साजिश करना। तो ये सुधांशु त्रिवेदी जो है, ये सुधांशु त्रिवेदी यह भी कहता है कि ये राहुल गांधी अपने सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाता है और दुश्मन पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष बाजवा को गले लगाने के लिए अपना दूत नवजोत सिद्धू को भेजता है। तब भी ये सुधांशु त्रिवेदी उस राहुल गांधी को गद्दार नहीं करता है। ऐसा राष्ट्रवादी है ये सुधांशु त्रिवेदी। हमारी सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक करके शौर्य पराक्रम दिखाती है, तो हमारी भारतीय फौज की शौर्य पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए, उसका मनोबल तोड़ने के लिए, जब राहुल गांधी सबूत मांगता है, तब भी सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग इस गद्दार राहुल गांधी को गद्दार नहीं करते हैं। जब ये राहुल गांधी जब हमारी वायुसेना पाकिस्तान के अंदर घुस करके बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करके आतंकी शिविरों को और ठिकानों को नष्ट करती है, और तब ये गद्दार राहुल गांधी सबूत मांग करके हमारी वायुसेना, हमारी भारतीय फौज के शौर्य पराक्रम को नीचा दिखाने और उसका मनोबल तोड़ने के लिए जब सबूत मांगता है, तब भी सुधांशु त्रिवेदी इस गद्दार राहुल गांधी को गद्दार नहीं करता है। अब सवाल यह है कि अब हमारे देश के लोग, हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम, इस बीजेपी के राष्ट्रवाद की असलियत जरा देख लें। नेहरू की गद्दारियों के विषय में भी सुधांशु त्रिवेदी वर्णन करता है, लेकिन नेहरू को भी गद्दार नहीं कहता है। और कैसे कहता है, और किस संदर्भ में कहता है कि इस कांग्रेस के अंदर कभी भी आंतरिक लोकतंत्र नहीं था। आंतरिक लोकतंत्र नहीं था। तभी जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी ने जो उस नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया जिसके पक्ष में कांग्रेस थी ही नहीं। पूरी कांग्रेस जो है पक्ष में थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के। तो मोहनदास करमचंद गांधी ने लोकतंत्र की हत्या करके नेहरू उस नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया जिसके पक्ष में कांग्रेस थी ही नहीं। तो वो जो है कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र की हत्या का संदर्भ देता है। लेकिन ये सुधांशु त्रिवेदी उस मोहनदास करमचंद गांधी को गद्दार नहीं कहता है कि जिसके पक्ष में मैंने एक भी कांग्रेसी न हो, जिसके पक्ष में जिसके पक्ष में भारतीय जनता न हो, यानी जिस जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी न हो, जिस जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में देश की जनता न हो, और उसको ये मोहनदास करमचंद गांधी यह बोल करके कि ये बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता है और वो एक सफल अंग्रेज है बोल करके जो है वो प्रधानमंत्री बनवाता है। और
और ये बहुत छोटी सी बात और मोटी सी बात कि इन्हीं अंग्रेजों को भगाने के लिए, इन्हीं अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए अब अपने देश को हमारे 7 लाख शहीदों ने अपनी जान दी, अपने प्राण दिए, फांसी पर लटके, और फिर आजादी के नाम पर ये मोहनदास करमचंद गांधी फिर किसी अंग्रेज को फिर जो है जवाहरलाल नेहरू के रूप में फिर किसी अंग्रेज को ही बिठाता है, जिसको भगाने के लिए हमारे 7 लाख भारतीय भाई बहन शहीद हो गए। तब भी ये सुधांशु त्रिवेदी मोहनदास करमचंद गांधी को गद्दार नहीं बोलता है। तो सवाल इस बात का है कि आखिर बीजेपी की राष्ट्रवाद है क्या? माने सारे देश के गद्दारों को, सारे देश के दुश्मनों को उनको बचाना है, उनकी गद्दारी के पापों को ढकना है। ये बीजेपी वालों का राष्ट्रवाद है। देखिए, ये सवाल सिर्फ बीजेपी से इसलिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद का सबसे आगे झंडा लेकर यही चलते हैं, राष्ट्रवाद का दम भरते हैं, राष्ट्रवाद का दावा करते हैं। बाकी तो राष्ट्रवाद का करते ही नहीं। बाकी तो जो है एक जो है वो समाजवाद का दावा करता है, दूसरा जो है बहुजन समाजवाद का दावा करता है, और जीएनपीसी तो खैर बने वो सब कुछ का दावा करती है, लेकिन वो इस देश की गद्दारी है। कम्युनिस्ट वालों को मतलब ही नहीं है, सिर्फ जो है वो माला जपते हैं अल्पसंख्यक का और गरीबों का, बस ये माला जपते हैं। और जबकि वो जो अल्पसंख्यकों के ही दुश्मन नहीं है, हमारे जो है वो गरीबों के दुश्मन नहीं, बल्कि वो देश के दुश्मन है वो। तो अब सवाल है कि ये बीजेपी वालों का जो है, खासकर मोदी जी का जो ये चरित्र है, जो उनका रवैया जो चल रहा है, देश के दुश्मन, देश के गद्दारों को पाल कर रखना, इसकी कितनी कीमत भारत अभी और चुकाएगा? सवाल ये विशेषता इस बात की है कि राहुल गांधी की गद्दारी के संबंध में, जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी के संबंध में बीजेपी वाले जब कार हो जाते हैं और कार होकर के उनकी गद्दारी को ढकते हैं, तो ये सेना के सेना के जो अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त और कभी कभी जो कार्यरत जाए, उनसे कहलवाते हैं। तो जो सेना का अधिकारी है वो भी तो एक अधिकारी कर्मचारी जो भी है, तो उसकी एक सीमा होती है। वो राजनीतिक बयान नहीं दे सकता है। वो किसी भी पार्टी के नेता को गद्दार नहीं बोल सकता है। बस वो सेना से संबंधित जो तथ्य वो रखेगा। लेकिन ये कार्य किस्म के बीजेपी वाले जो है उसी से वक्तव्य दिलाते हैं, और बाकी जीएनपीसी के और राहुल की गद्दारियों को बराबर ये ढकते रहते हैं। अब इस वक्तव्य को, जिसको कि देश बर्दाश्त नहीं कर रहा है, कह रहा है राहुल गांधी कि चीन जो है भारत के भूगोल को उसी तरह बदल देगा जिस प्रकार रूस जो है यूक्रेन के भूगोल को बदल रहा है। अब सवाल यह है कि ये राहुल गांधी इसी देश का खाता है और चीन का गाता है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन खुद बताएं कि इससे बढ़ करके गद्दार कौन हो सकता है। बीजेपी भले इसको गद्दार न कहे, हमारी आवाम जो है, हमारी आवाम समझ रही इस बात को, और बीजेपी भी इस मुकालते में न रहे। बीजेपी को ये आवाम जागृत होकर के उसको माकूल जवाब देगी, निश्चित देगी कि आपने राष्ट्रवाद के नाम पर इस देश के गद्दारों को बचा करके कितनी बड़ी गद्दारी की है। और इतना ही नहीं,
बीजेपी के जितने सिपा सालार यूट्यूब पर बैठे हैं, जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं, वो राहुल गांधी की कृतियों को बोलेंगे, और ये कृति जो है उसकी कारनामे जो है वो जो कि देश के खिलाफ है, भारत के खिलाफ है, इसके लिए वो राहुल गांधी को या किसी को भी गद्दार नहीं कहेंगे। जिस इंदिरा गांधी के विषय में ये सब झूठ मूठ का प्रचार करते हैं, ये जेएनपीसी वाले इंदिरा गांधी ने विश्व का भूगोल बदल दिया, पता नहीं क्या क्या बदल दिया। उस गद्दार इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते में जितनी हमारी भारतीय सेना ने अपनी कुर्बानी शहादत देकर के दुश्मन पाकिस्तान की जमीन जीती थी, और 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाया था, आत्मसमर्पण या सरेंडर करवा करके कैद किया था। इस गद्दार इंदिरा गांधी ने सब कुछ जो है उस दुश्मन पाकिस्तान को सौंप दिया। कोई भी देशभक्त किस्म, कोई भी माने मुल्क परस्त किस्म का, देशभक्त किस्म का माने प्रधानमंत्री होता है या शासक होता, कश्मीर का मुद्दा जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, बड़े आराम से जो है उसकी सौदेबाजी कर सकता था। अरे जिस देश का 95,000 सैनिक जो है वो आत्मसमर्पण किए हों और जो है वो युद्धबंदी बन गए हों, तो उनको छुड़ाने के लिए वो पाकिस्तान जो है बहुत ही बेताब था। और इस अवसर का जो कि भारत के पक्ष में बहुत सुनहरा अवसर था, उसका उपयोग जो है कोई भी देशभक्त वो प्रधानमंत्री होता या शासक होता, नेता होता, तो निश्चित रूप से जो है पाक अधिकृत कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसका मसला तो तुरंत जो है बोलता है भाई कि आप इसको खाली करिए और अपने जो है 95,000 युद्ध बंदी सैनिकों को ले जाइए, और बड़े आराम से वो पाकिस्तान जो है मान भी जाता। लेकिन ये गद्दार इंदिरा गांधी ने देश के साथ गद्दारी किया और विश्वासघात किया इसने। और इतना ही नहीं कि अपनी सेना ने जो कुर्बानी शहादत देकर जो पाकिस्तान जब जीती थी हमारी सेना, उसको भी इस गद्दार इंदिरा गांधी ने वापस कर दिया। और इतना ही नहीं, भारत के सैनिक जो पाकिस्तान के कब्जे में युद्धबंदी हुए थे, उसको इस गद्दार इंदिरा गांधी ने छोड़ दिया। तो सवाल इस बात का है कि सारी चीजें जो है, सारे तथ्य जो है वो सुधांशु त्रिवेदी को भी मालूम है, लेकिन ये सुधांशु त्रिवेदी उस इंदिरा गांधी को गद्दार नहीं बोलेंगे। और ये क्या गद्दार बोलेंगे भाई? इसी इंदिरा गांधी ने इसी बीजेपी के पहले जो जनसंघ थी, जनसंघ के एक बहुत कद्दावर नेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अवधारणा है अंत्योदय। अंत्योदय मतलब ये कि भाई कोई भी जो विकास का कार्य है जो कि सरकार करती है आवाम के लिए, उसका पैमाना यही है कि सामाजिक सीढ़ी का, सामाजिक सोपान का जो अंतिम जो व्यक्ति है, अंतिम छोर पर या एट द लास्ट रंग ऑफ द सोशल लैडर पर जो बैठा हुआ आदमी है, उसकी माली हालत में क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदला हुआ और कितना सुधार हुआ, तो वही पैमाना है वो प्रगति का। तो अंत्योदय की जो अधिकल्पना है, जो परिकल्पना है, वो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ही है। और इनकी लोकप्रियता से इंदिरा गांधी भी डरती थी, और उसी से घबरा करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बड़े रहस्यमय ढंग से वो हत्या करवाई इसने। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शव को मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर
मुगलसराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंकवाया है इसने। अब सवाल है कि इसके इतने माने जनसंघ के इतने कद्दावर नेता की वो रहस्यमय मृत्यु साजिशन और उनके शव को इतने अपमानजनक ढंग से मुगलसराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंकवाना, इसके लिए जनसंघ वालों ने और उस समय यही अटल बिहारी वाजपेयी मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बाद वही था नेता। ये अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी बेनकाब ना हो देश के सामने, इसने अपने ही नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु की जांच की मांग की ही नहीं इसने। ये देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूं, ये सारी चीजें इसलिए बताई जा रही हैं कि इन गद्दार जीएनपीसी के सारे गद्दारों को मैंने मोहनदास करमचंद गांधी हुआ, नेहरू हुआ, इंदिरा गांधी हुई, राजीव हुआ, राहुल गांधी, इनको बचाने का ये बीजेपी वालों का और जनसंघ वालों का एक इतिहास रहा है। इस तथ्य को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन ठीक से समझें। और सुनने में यह भी आ रहा है कि बीजेपी कैडर में भी इस तरह की जागृति हो रही है। बीजेपी कैडर में तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो भारतीय भाई बहन हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ जो जुड़े थे वह कोई पद के लिए नहीं जुड़े थे, वो किसी लाभ के लिए नहीं जुड़े थे, सिर्फ राष्ट्र के लिए जुड़े थे, राष्ट्रवाद के लिए जुड़े थे। और बीजेपी और मोदी जी का ये राष्ट्रवाद की असलियत, यानी देश के दुश्मनों का नाश करने के बजाय उसको सिर्फ पाल के रखना और उसी को दिखा करके यानी वोट लेना, ये कभी सोचा नहीं था। तो बीजेपी के कैडर में, बीजेपी के पदाधिकारियों में इस तरह का मंथन चल रहा है। भारतीय जनता दल का बीजेपी के कैडर और बीजेपी के पदाधिकारियों से बस यही नम्र निवेदन है कि देश का महत्व आपके लिए भी है, और इसमें कोई शक नहीं कि आप देश के लिए ही, राष्ट्रवाद के लिए, सच्चे राष्ट्रवाद के लिए ही आप जो है वो बीजेपी के साथ गए होंगे, मोदी जी के साथ गए होंगे। लेकिन अब उनकी असलियत, उनके राष्ट्रवाद की असलियत आपके सामने आ गई। ये और राष्ट्र के लिए ये मैंने राष्ट्रवाद की तो बहुत दूर की बात, ये राष्ट्र के लिए जो है कितने खतरनाक बन गए राष्ट्र। ये बीजेपी के लोग और मोदी जी जो है राष्ट्र के लिए कितने खतरनाक बन गए हैं कि राहुल गांधी जैसे गद्दार को, कम्युनिस्ट जैसे गद्दार को जो है यहाँ तक कि गद्दार तक नहीं, यहाँ तक कि गद्दार के रूप में भी बेनकाब हो, यहाँ तक कि गद्दार के रूप में बेनकाब ना हो, इसकी साजिश कर रहे हैं। तो इस तरह का मंथन वो चल रहा है। और बाकी जो पार्टियां हैं, आपकी समाजवादी पार्टी इत्यादि जो है, ये तो बहुत ही अवसरवादी किस्म की पार्टियां हैं। अभी लोग बता रहे थे कि जो भारत जोड़ो यात्रा, अब बताए जब इसने शुरू किया जो है यार भारत जोड़ो यात्रा, इसको बराबर इस गद्दार राहुल गांधी को बराबर जो है आईना दिखाना था कि तुम इस देश के गद्दार हो, तुमने देश को तोड़ा है और हमेशा देश को तोड़ते रहते हो, तुमको कहां से अधिकार मिल गया भारत जोड़ने का। ये बीजेपी वालों ने जरा नहीं किया। ये बीजेपी वालों ने जरा भी उसको आईना नहीं दिखाया। तो बीजेपी वालों की भी इस भारत के खिलाफ
वो देशद्रोह की तमाम अनंत कथाएं हैं। और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन को अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो अब बताइए, और वही और इन्हीं के चलते यदि इस तरह से देखिए, यदि बीजेपी अपना राष्ट्रवाद निभाती और इस गद्दार राहुल गांधी को देश के गद्दार के रूप में प्रचारित करती, प्रसारित करती, उसको साबित करती, उसको बेनकाब करती, तो पूरा देश इस राहुल गांधी को एक देश के गद्दार के रूप में जानता। और इसका असर होता है कि कोई भी इस गद्दार के साथ जो है चलने को तैयार नहीं होता। अब इस देश को क्या कहेंगे आप कि अब गद्दार के साथ, इस गद्दार के साथ लोग चल रहे हैं, वो कर रहे हैं, लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। बताइए, ये मानसिकता हो गई। ये तो वो अंग्रेजों वाले जो गुलामी थी उससे भी बदतर। अंग्रेजों वाली जो गुलामी थी उस समय हमारे भगत सिंह जो है जान दे रहे थे, सुभाष चंद्र बोस लोग जी जान दे रहे थे, अशफाकुल्लाह जी जो जान दे रहे थे, चंद्रशेखर आजाद जी लोग जान दे रहे थे। दूसरी ओर ये मोहनदास करमचंद गांधी, ये नेहरू, ये मंडली जो है वो अंग्रेजी सरकार की गोद में बैठ करके अंग्रेजी सरकार के लिए मुखबिरी कर रही थी, दलाली कर रही थी। और उसके चार राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है घुटने टेक करके महारानी विक्टोरिया के प्रति वफादारी की कसमें खाए थे। तो ये बिल्कुल जो है अंग्रेजों वाली गुलामी के वक्त की जो गद्दारी है, उसी का परिदृश्य इसमें सामने आ रहा है। हमारे आदरणीय और सब कुछ जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, ये आपकी मानसिकता के आधार पर आप इनको ठीक से पहचानिए। और भारतीय जनता दल जो कुछ भी ये कर रहा है, जो कुछ भी आपको समझा रहा है, हमारे उन्हीं राष्ट्रभक्तों ने, उन्हीं महापुरुषों ने, शहीद आजम भगत सिंह ने ये बताया हुआ है कि ये सब के सब जो है काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेजों को तो जो है इन लोगों ने अपनी कुर्बानी शहादत दे के भगा दिया, और यही बात बोले थे। लेकिन उनके जाने के बाद जो काले अंग्रेज हैं, इनको भगाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। लेकिन हाँ, अभी भी बीजेपी का काफी उसका जो जाल फांस है वो हिंदुत्व की बात कर रहा है। अरे भाई, जो देश का नहीं हुआ, वो जो देश का नहीं हुआ वो हिंदुत्व का क्या होगा, बताइए ना। बीजेपी का वो अलग गेम है उसका, कि राष्ट्रवाद का नाम लो और देश के दुश्मनों को पालो। और दूसरी ओर जो है, अच्छा, और ये बीजेपी वाले सिर्फ देश के दुश्मन राहुल गांधी को नहीं पालते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे भी गद्दारों को पाल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या, इन सबों का प्रयास ये है, और असदुद्दीन ओवैसी नहीं बल्कि जेएनपीसी वाले, कम्युनिस्ट वाले और समाजवादी पार्टी वाले क्या करते हैं कि अवैध जमीन, मान लीजिए चाहे रेलवे की हो, चाहे कहीं की भी हो, वहां पर जो है वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई, हालांकि कुछ और भी होते हैं, इस बात नहीं है, कुछ और भी मैंने दूसरे आस्था वाले भारतीय भाई बहन के साथ जो है वो अवैध जमीन पर वो बसा देंगे, और फिर वो हटेंगे नहीं। फिर इसके बाद वो जब मान लीजिए वो रेलवे की जमीन है, और रेल जो है हाईकोर्ट गई, न्यायालय गई, न्यायालय से आदेश लाई, और न्यायालय कह रहा है कि भाई इनको कैसे भी इसको खाली कराइए। तब फिर जो है
फिर देश में एक जो है नफरत का माहौल बनाने के लिए फिर यही गद्दार जो पार्टियां जो है जेएनपीसी, कम्युनिस्ट वाले, समाजवादी वाले जो है उन्हीं के पक्ष में जो है वो खड़े हो जाते हैं। वो अवैध रूप से बसाते भी हैं, और जब वो रेलवे की जमीन या इस तरह की जमीन जब जो है वो खाली कराने की बात आती है, तो फिर देश में एक नफरत का माहौल बनाने के लिए, फैलाने के लिए फिर उन्हीं के साथ वो खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया सुनने का आया है हल्द्वानी में। तो ये बराबर जो है सवाल कि देश के साथ देश की दुश्मन ताकतें विभिन्न रूपों में, विभिन्न क्षमताओं में किस तरह से सक्रिय हैं। अब ये चिंता जो है हमारे अवाम को करना पड़ेगा। हमारे अवाम जो इतनी जो बेखबर है कि नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है। पहले ये सब बसाएंगे, और उस पर से ये असदुद्दीन ओवैसी जो है उस आग में घी का काम कर रहा था कि चूंकि मुसलमान वहां पर हैं, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, जबकि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के अलावा और भी आस्था वाले जो है वो भारतीय भाई बहन थे उस अवैध कब्जे में, जिसको खाली कराने के लिए जो है वो हाईकोर्ट का आदेश था। लेकिन ये झूठ बोलेगा, ये गद्दार किस्म का असदुद्दीन ओवैसी जो है झूठ बोलेगा कि झूठ बोलते हो क्या कहेगा कि वो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। लेकिन सवाल इस बात का है कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी पर ही बात केंद्रित रहे, इससे बात नहीं बनती है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को पाल कौन रहा है? मोदी महोदय, नकली राष्ट्रवादी। सवाल ये है, लाख बात की जाती है केजरीवाल की, और केजरीवाल के विषय में बीजेपी वाले क्या कहते हैं? वो शराब के ठेके में भ्रष्टाचार, बस ये इतने बात। लेकिन केजरीवाल इस देश का गद्दार है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका एक समर्थक है। और उससे संबंधित जो चार्जशीट की फाइट को लेकर के 8-9 महीने बैठने वाला ये गद्दार है देश का। खालिस्तानी आतंकवादियों से इसके संबंध, इस गद्दार केजरीवाल के संबंध उजागर हुए हैं। ये बात बिल्कुल नहीं समझाते हैं बीजेपी वाले। तो बीजेपी वालों की भी देश के खिलाफ गद्दारियों के विषय में हमारे देश के लोग अच्छी तरह से जाने कि देश के जितने भी गद्दार हैं, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, सबको बचाने वाले ये बीजेपी वाले। और अनाप शनाप के मुद्दों को लाकर के, और अनाप शनाप जो है वो इकोसिस्टम या नैरेटिव से सेट करके लोगों का ध्यान जो है इनकी गद्दारियों से दूर वो हटाते हैं, और नाम मात्र का जो है वो जो है संदर्भ वो देते हैं। तो ये देश के लिए बीजेपी भी उतनी ही जो है वो अभिशाप बनी हुई है जितना कि अभिशाप जो है केजरीवाल और जेएनपीसी वाले हैं। सवाल इस बात का, अपने देश की सुरक्षा के लिए हमारे भारतीय भाई बहन जानते होंगे, कई बार इसी यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से बोला गया था कि मोदी महोदय कम से कम, चूंकि आप अपने को राष्ट्रवादी घोषित करते हैं, उसका दावा करते हैं, उसका दम भरते हैं और उसका आधार पर वोट बटोरते हैं, सत्ता पर बैठे हुए हैं, तो उसी राष्ट्रवाद का तकज्जा है कि देश के दुश्मनों, खास करके शुरुआती तौर पर कम से कम इस राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को उनका साइको टेस्ट, उनका नार्को टेस्ट और उनका पॉलीग्राफ टेस्ट, ये 3 टेस्ट इसलिए जरूरी है कि इनके मन में देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ कौन सा मंसूबा पल रहा है, यह देश को जानना बहुत जरूरी है। और वो जानकारी जो है, ये जो 3 टेस्ट हैं,
नार्को टेस्ट, साइको टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट करा करके इनको पैक करके इटली भेजी। तो भारतीय अवाम ताकत दल ने कोई गुस्से में नहीं कहा था, कोई किसी वो किसी एट द स्पर ऑफ मोमेंट नहीं बोला था कि किसी क्षण के झोंक में नहीं बोला था। बहुत ठंडे मन से जरा मोदी महोदय जरा सोचिए, यदि आज ये सब जो है वो भेज दिए गए होते तो आज इस गद्दार राहुल गांधी को गद्दार राहुल गांधी के द्वारा यह बोले जाने की नौबत आती, जो कहता कि चीन भारत का भूगोल उसी तरह से बदल देगा जिस प्रकार रूस जो है यूक्रेन का भूगोल बदल देगा। बताइए, इतनी गद्दारी भरा जो उसने वक्तव्य दिया है इस गद्दार राहुल गांधी ने, इसके लिए जिम्मेदार गद्दार राहुल गांधी नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार मोदी जी आप हैं, जो इतने बड़े गद्दार को आप जो है वो मौका दे रहे हैं। और इसने कब गद्दारी नहीं की है? ये कहता है राहुल गांधी कि ये देश राष्ट्र ही नहीं है। बताइए, बाहर जाकर के बोलता है कि हमने देश में पेट्रोल छिड़क दिया है, केरोसिन ये छिड़क दिया है, और आकर के उसने साबित भी कर दिया कि इसने वाकई में पेट्रोल छिड़का था, केरोसिन छिड़का था, और इसने आग लगा दी अग्निपथ के नाम पर, इसी गद्दार राहुल गांधी ने। और जो है जब आतंकवादी घटनाएं अब अपने देश में बढ़ने लगी, और जो आतंकवादी खास करके वो पाकिस्तान से आने लगे, तो पाकिस्तान को बचाने के लिए ये गद्दार राहुल गांधी वो हिंदू आतंकवाद का एक हवा खड़ा किया, और उसमें सभी शामिल हो गए। और यहां तक कि समझौता एक्सप्रेस में जो ये एक पाकिस्तानी आतंकवाद जो है, एक पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़ा गया था, और पूछताछ में उसने कबूल भी किया। इसी गद्दार जीएनपीसी और राहुल गांधी गद्दारों के दबाव में, और ये वास्तव में कोई सिख आस्था वाले भारतीय भाई थे, शायद पुलिस इंस्पेक्टर इत्यादि थे, उनका ये वक्तव्य था कि उन पर बहुत दबाव पड़ा कि उस पाकिस्तानी आतंकवादी को छोड़ा गया, और जो है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से कुछ लोगों को फंसाया गया। उसमें जो है वो स्वामी सहजानंद इत्यादि और इसी साध्वी प्रज्ञा वगैरह को फंसाया गया। सिर्फ जो है जो पाकिस्तान को बचाने के लिए ये गद्दार राहुल गांधी ने हिंदू आतंकवाद की एक थियरी है कि हुआ इसने खड़ा किया, और उसी हिंदू आतंकवाद के हवा को आगे बढ़ाने के लिए ये गद्दार जो है कमल हसन कह रहा है कि कमल हसन बोल रहा है कि गोडसे जो है पहला हिंदू आतंकवादी था, ऐसे बोलता है। और भारत को तोड़ने वाला ये गद्दार राहुल गांधी उसकी जब यात्रा वो यूपी में पहुंचती है, तो ये उसी गद्दार कमल हसन से जो कहता है कि गोडसे जो है पहला हिंदू आतंकवादी था, उसी से वो इंटरव्यू भी लेता है। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हम इस गद्दार कमल हसन को कहें या घोर गद्दार राहुल गांधी को कहें, लेकिन इन सारे गद्दारों को शाह देने वाला और उनको पालने वाला, गद्दारों को, देश के दुश्मनों को पालने वाला
तो मोदी महोदय है ना, जो कि अपने अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। जब तक इनका इलाज आप नहीं करेंगे, ऐसी कथाएं व्यथाएं जो है वो अनवरत, इंसिसेंटली, इनएक्सोरेबली चलती रहेगी। तो ये जिम्मेदारी आपकी है। इस नकली राष्ट्रवादी जो ये बीजेपी है, इसका अंत करना होगा। ये इसलिए अंत करना होगा कि जिस समय वो रावण था ना, रावण से जब सामना हुआ प्रभु राम का, प्रभु राम जो है उस रावण का सिर जो है वो काटते गए, और जितना ही सिर काटते थे उतने ही सिर वो निकलते गए उसके शरीर से। प्रभु राम जो है परेशान हो गए, हैरान हो गए। तो विभीषण ने बताया कि प्रभु ये रावण मर नहीं सकता। तो उन्होंने पूछा क्यों? क्या इसकी नाभि में अमृत है, आप उस अमृत को सुखाइए और इसके बाद प्रहार करिए, तब जाकर ये मरेगा। प्रभु राम ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने बाण से सबसे पहले ये रावण के नाभि में जो अमृत था उसको सुखाया। इसके बाद वो प्रहार किया राक्षस रावण पर, और वो राक्षस रावण जो है वो धराशायी हुआ। तो इसी प्रकार हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ये समझें कि ये सारे जो देश के दुश्मन हैं, जीएनपीसी है, कम्युनिस्ट हैं, ये गद्दार राहुल गांधी है, गद्दार जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, जितने भी गद्दार हैं और जो गद्दारी का तांडव कर रहे हैं, इस सब का अमृत जो है ये मोदी जी हैं, ये बीजेपी वाले अमृत है। तो यदि इन गद्दारों से का नाश करना है तो इन गद्दारों को अमृत देने वाले ये बीजेपी और मोदी जी का राजनीतिक अंत करना होगा। तभी